हेलो दोस्तों, ऋग्वेदा इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम सहायक कुल सचिव इकाई 9 का पार्ट 2 पढ़ेंगे। ठीक है, कौन सा पार्ट पढ़ेंगे? पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 में आपको पहले ही क्या कर चुका हूँ, अपलोड कर चुका हूँ। तो आप मेरे चैनल पर जाकर के ऋग्वेदा इंस्टीट्यूट, क्या स्पेलिंग है? ऋग्वेदा। ठीक है, ऋग्वेदा और इंस्टीट्यूट। ठीक है, कौन सा? इंस्टीट्यूट पर जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद आपको ये पार्ट 2 देखना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि देखो जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं वो आपके पास पहुंचती रहे। सब्सक्राइब करने के बाद आपको जो नोटिफिकेशन है वाली बटन है, उसमें आपको ऑल नोटिफिकेशन वाली बटन को दबाना है, क्योंकि उसी को दबाओगे तभी मेरी सारी वीडियो आपको प्राप्त हो पाएंगी। ठीक है, और ये सीरीज मेरी जो आपका सहायक कुल सचिव है उसका पेपर होने तक चलेगी रेगुलर। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये मेरा यूट्यूब चैनल है ऋग्वेदा इंस्टीट्यूट। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं RIGVEDA इंस्टीट्यूट। ठीक है, ऋग्वेदा इंस्टीट्यूट। एक्चुअली में ये स्पेलिंग लिखने में क्या प्रॉब्लम आती है ऋग्वेदा में, इसलिए आपको ये सर्च करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, आगे चलते हैं। और इसमें मैं आपको देखो इस सहायक कुल सचिव के अलावा UPSC, MPPSC एंड जो भी अदर एग्ज़ाम्स होते हैं उसकी करंट अफेयर्स वीडियो भी मैं इस पर डालता हूं। ठीक है, बाकी अभी इस पर एक और नई सीरीज शुरू होने वाली है जो कि मध्य प्रदेश पटवारी से संबंधित रहेगी। और मध्य प्रदेश पटवारी में जो कि रहेगी वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं कंप्यूटर की वीडियो रहेंगी। ठीक है, किसकी? ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं कंप्यूटर की वीडियो अपलोड की जाएंगी। ठीक है, तो अगर आप पटवारी की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को अधिक से अधिक शेयर और आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। कल मैंने आपको मध्य प्रदेश की जो फर्स्ट पार्ट डाला था इकाई 9 का, उसमें मैंने प्रवेश और शुल्क नियामक अधिनियम जो आयोग था वो पढ़ाया था। आज मैं इसमें पढ़ाने वाला हूं आपको MP निजी विश्वविद्यालय यानी कि मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय स्थापना एवं संचालन अधिनियम 2007। तो ध्यान रखिए, आपको पहला क्वेश्चन तो यहीं से आने वाला है। सहायक कुल सचिव में मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय स्थापना एवं संचालन अधिनियम कब आया था? तो 2007 में आया था। और किस संख्या क्रमांक का था? तो 17 संख्या क्रमांक का था। ठीक है, कौन सी संख्या क्रमांक का था? 17 संख्या का था। ठीक है, ये काफ़ी बड़ा अधिनियम है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, इसमें से जो भी मुझे महत्वपूर्ण लगा वो मैं आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल तन मन धन से बिल्कुल धैर्य से इसको पढ़िएगा, और बार बार जहाँ पर आपको लगे कि मुझे ये दोबारा पढ़ना है तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, काफ़ी बड़ा अधिनियम है और क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस भी हैं इस अधिनियम से, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, चलिए। ठीक है, तो इस अधिनियम को 24 मई 2007 को राज्यपाल की स्वीकृति प्राप्त हुई थी मध्य प्रदेश में। ठीक है, कब? 24 मई 2007 को। मैं बार बार बोल रहा हूँ, 24 मई 2007 को राज्यपाल की स्वीकृति। आपसे पूछा जाए इस अधिनियम को राज्यपाल की स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी, तो 24 मई 2007 को स्वीकृति प्राप्त हुई थी। और ये जो मध्य प्रदेश में गजट है उसमें कब प्रकाशित किया गया? तो एक दिन बाद ही प्रकाशित कर दिया गया, यानी कि 25 मई 2007 को। कब? 25 मई 2007 को इसको प्रकाशित कर दिया गया था। ठीक है, आगे किस लिए स्थापित किया गया वो देख लेते हैं। उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश राज्य में स्ववित्त पोषित निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना, यानी कि निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना और निगमन उनके कार्यों को विनियमित करने और उससे संबंधित या उसके आनुषांगिक मामलों का उपबंध करने के लिए ये अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, देख लेते हैं। यानी कि जो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इस अधिनियम को कब? 24 मई 2007 को पारित किया गया था और 25 मई 2007 को अपने गजट में प्रकाशित किया गया था।
ठीक है। ये भारत गणराज्य के कौन से वर्ष में मध्य प्रदेश विधानमंडल द्वारा पारित किया गया या अधिनियम किया गया? तो आंसर हो जाएगा 48वें वर्ष में। कौन से वर्ष में? 48वें वर्ष में। याद रखना है, मैं फिर भी बोल रहा हूँ, कब? 48वें वर्ष में इसको मध्य प्रदेश विधानमंडल के द्वारा क्या किया गया था? पारित किया गया था या अधिनियमित किया गया था। एक बार और देख लेते हैं। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 24 मई 2007 को राज्यपाल की स्वीकृति मिली थी। 25 मई 2007 को इसको गजट में प्रकाशित किया गया था। भारत गणराज्य के 48वें वर्ष में इसको मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा क्या किया गया था? अधिनियमित किया गया था। सबसे पहले इसमें पढ़ते हैं अध्याय 1, ठीक है, अध्याय 1, जिसमें सबसे पहले क्या रहता है? संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ। तो इस अधिनियम का संक्षिप्त शीर्षक या नाम क्या है? तो इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय स्थापना एवं संचालन अधिनियम 2007 है। और इसका विस्तार कहाँ पर है? तो संपूर्ण मध्य प्रदेश में इसका क्या है? विस्तार है। आगे देख लेते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है, यह उस तारीख को लागू होगा जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे। तो कब से लागू हुआ है? 25 मई 2007 को ये प्रकाशित किया गया और उसी दिन से ये क्या हो गया था? मध्य प्रदेश में लागू हो गया था, ठीक है। अब इसमें अध्याय 1 में ये पहली धारा कंप्लीट हो गई। दूसरी धारा देख लेते हैं। दूसरी धारा में क्या दे रखी हैं? परिभाषाएं। आपको साथ साथ में धाराएं भी याद रखनी है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। क्या? पहली में क्या है? संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार, प्रारंभ। दूसरी में क्या है? परिभाषा। अब परिभाषा को इसमें क्या है? ABCD करके दिया गया है, ठीक है। तो 2A, अब मैं बार बार 2 नहीं बोलूँगा, केवल जो लिखा हुआ है वही बात करेंगे, सबके आगे 2 आपको लगा लेना है, ठीक है। अकादमिक परिषद, इसका अर्थ क्या है? निजी विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद, ठीक है। अकादमिक परिषद क्या है? अर्थ निजी विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद है, ठीक है। आपकी जो 2B है उसमें क्या दे रखा है? गरीबी रेखा से नीचे परिवार। क्या? गरीबी रेखा से नीचे परिवार। तो इसका अर्थ क्या दे रखा है उन्होंने? अर्थ दे रखा है, अर्थ है एक परिवार जिसकी समय समय पर सरकार द्वारा निर्दिष्ट गरीबी रेखा से नीचे है, उनको क्या कहा जाएगा? गरीबी रेखा से नीचे के परिवार। इसमें 2C, ए में क्या था? अकादमिक परिषद। 2B में क्या है? गरीबी रेखा से नीचे परिवार। 2C में क्या है? प्रबंधन बोर्ड। अर्थ क्या है इसका? निजी विश्वविद्यालय के प्रबंधन बोर्ड। बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, परिभाषाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, आपको याद रखना है। मैं महत्वपूर्ण ही परिभाषाएं बताऊंगा, बाकी सब नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी हैं और बहुत ज़्यादा लेंदी भी हैं, ठीक है। तो ए में क्या है? अकादमिक परिषद। बी में क्या है? गरीबी रेखा से नीचे के परिवार। सी में क्या है? प्रबंधन बोर्ड, ठीक है। क्या है? प्रबंधन बोर्ड। सी में क्या है? प्रबंधन बोर्ड। आपको याद रखना है ABC, बी से बोर्ड और बी से पहले क्या आता है? सी, तो सी में क्या हो जाएगा? प्रबंधन बोर्ड हो जाएगा, ठीक है। और गरीबी में आपको बी आ रहा है, ठीक है। देखो गरीबी में बी आ रहा है, तो गरीबी की चर्चा किस में की गई है? बी में की गई है। और देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है, अकादमिक स्टार्ट किससे? अ से, तो ए में अकादमिक परिषद है। गरीबी में बी आ गया तो बी में, 2B में। प्रबंधन बोर्ड में बी आ रहा है तो बी से पहले सी, यानी कि सी में क्या हो जाएगा? प्रबंधन बोर्ड हो जाएगा, ठीक है। अगला है क्या? डी में क्या है? कुलाधिपति, यानी कि अर्थ क्या होगा इसका? निजी विश्वविद्यालय के कुलापति से इसका क्या है? अर्थ है। 2E में क्या है? मुख्य वित्त लेखा अधिकारी का अर्थ है निजी विश्वविद्यालय के मुख्य वित्त और लेखा अधिकारी। इसको थोड़ा सा ट्रिक से देखते हैं, ठीक है। 2E, ई से क्या है? हो जाएगा एनर्जी, हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? एनर्जी हो जाएगा। और 2 से एनर्जी हो जाएगा, यानी कि जब इसके जो अधिकारी होंगे, लेखा अधिकारी, उनको पैसा मिलेगा तो क्या आएगी? उनके अंदर एनर्जी आएगी। उनको पैसा मिलेगा तो क्या आएगी? एनर्जी आएगी। तो आप क्या रखेंगे? मुख्य वित्त, वित्त मतलब पैसा, और पैसा मिलेगा तो उनके अंदर क्या आएगी? एनर्जी। और एनर्जी किससे बनेगी? 2E से। तो क्या आंसर हो जाएगा? मुख्य वित्त और लेखा अधिकारी किस में? तो 2E में इनकी चर्चा की गई है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है विभाग का अर्थ। विभाग का अर्थ क्या है? अध्ययन विभाग। इसमें निजी विश्वविद्यालय का अध्ययन केंद्र शामिल है, ठीक है। आगे देख लेते हैं कर्मचारी। कर्मचारी का अर्थ है निजी विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति।
जो निजी विश्वविद्यालय हैं आपके, उनके द्वारा कोई व्यक्ति और इसमें निजी विश्वविद्यालय के शिक्षक अन्य कर्मचारी भी क्या हैं, शामिल हैं। तो 2(6) में कर्मचारी, 2(6) में विभाग, ई में मुख्य वित्त, तो 2(4), ठीक है, ABCDEFGH, ठीक है। आगे चलते हैं। ये आपका देखो महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। देखो इसके बाद ये 6 के बाद ज है, तो देखो आराम से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये मैंने दिखा दिया आपको, ठीक है, ले सकते हैं आराम से स्क्रीनशॉट। अब इसके आगे चलते हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इतना मैंने नहीं पढ़ाया है। अब इसमें क्या है, आर को देख लेते हैं। 2R में किसका, रजिस्ट्रार का मतलब अर्थ दिखाया गया है, ठीक है। तो देखो आर से ही क्या हो रहा है, रजिस्ट्रार हो रहा है, और आर में ही रजिस्ट्रार का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है 2R में, ठीक है, 2R में। आगे चलते हैं एस, विनियम, ठीक है। विनियम का अर्थ क्या है, इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत बनाए गए नियमों को ही क्या कहती हैं, विनियम कहती हैं, और एस में वर्णन है, ठीक है। अब एस याद कैसे रखोगे, रजिस्ट्रार, और रजिस्ट्रार मीन्स आर में इसका वर्णन किया गया है। और रजिस्ट्रार किसके तहत काम करेगा निजी विश्वविद्यालय में, तो नियमों के तहत। तो नियम बनाने के लिए हमें एक कदम आगे चलना पड़ेगा, तो क्या होगा, एस में विनियम हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, RS, और टी क्या है, टी में क्या है, नियामक निकाय। इसका अर्थ क्या है, केंद्र द्वारा स्थापित, यहाँ ध्यान रखना है। राज्य सरकार का क्या है, MP निजी विश्वविद्यालय, लेकिन नियामक आयोग का अर्थ है केंद्र सरकार द्वारा स्थापित। नियामक निकाय अगर आपसे पूछ लिया जाए किसके द्वारा स्थापित किया जाता है, तो आंसर आएगा केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित एक केंद्रीय या राज्य नियामक निकाय है, या राज्य सरकार उच्च शिक्षा के मानकों को सुनिश्चित करने के लिए मानदंड और शर्तें निर्धारित करने के लिए क्या होगा, एक नियामक निकाय होगा, जिसकी स्थापना केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी। और उसकी जो धारा है वो कौन सी है, 2T, ठीक है। आगे चलते हैं, नियामक निकाय था, अब नियामक आयोग है U, ठीक है। नियामक आयोग और U धारा है, ठीक है, का अर्थ है क्या, धारा 36 के तहत स्थापित नियामक आयोग, ठीक है। किसके, धारा 36, इसी अधिनियम की आगे हम पढ़ेंगे धारा 36, जिसके तहत क्या है, स्थापित नियामक आयोग है, ठीक है। अब देख लेते हैं, ये आपका 2V में देख लेते हैं, नियामक परिषद का अर्थ है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद 1987 में। अभी भी बता रहा हूँ, ये जो मैं पढ़ाने वाला हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा जाए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद कब, 1987 में। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद कब, अधिनियम 1987 में। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम कब, 1987 में, ठीक है। आगे चलते हैं, 1987 का 52 के तहत स्थापित, 1987 का ये कौन सा अधिनियम था, 52वां अधिनियम था, ठीक है, के तहत स्थापित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। अगर आपसे पूछा जाए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की स्थापना भारत में कब की गई, तो 1987 में स्थापित की गई थी, और ये 1987 का 52वां अधिनियम था, ठीक है। आगे देख लेते हैं अगला, अधिवक्ता अधिनियम की धारा 4 के तहत गठित बार काउंसिल ऑफ इंडिया कब, 1961 में। ये आपके शामिल किए गए हैं यूनिट फर्स्ट में, लेकिन उनकी थोड़ी सी चर्चा दी गई है यहाँ पर। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया कब स्थापित की गई, 1961 में स्थापित की गई थी, ठीक है। और 1961 का कौन सा अधिनियम था, 25वां, ठीक है। ये भी आपको याद है, 1961 का 25वां, जबकि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद 1987 में, और 52वां ये संख्या था, ठीक है। जबकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया 1961 में 25वीं संख्या थी, ठीक है। आगे देख लेते हैं, आर्किटेक्ट एक्ट 1972 और 72 का कौन सा, 20वां के तहत आर्किटेक्ट काउंसिल, इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट के तहत, देखो एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको, पहले आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। देखो सीधा मैं बता, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम 1987, यानी कि ये 1987 में स्थापित की गई। आपसे पूछा जाए बार काउंसिल ऑफ इंडिया, तो 1961 में स्थापित की गई, ठीक है। आपसे पूछा जाए आर्किटेक्ट काउंसिल, तो कब की गई थी, 1972 में स्थापित की गई।
आपसे पूछा जाए इंडियन मेडिकल एक्ट 1956 के तहत क्या गठित की गई थी? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया स्थापित की गई थी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की पैरा मेडिकल काउंसिल मध्य प्रदेश सहज चिकित्सा परिषद अधिनियम कब आया था? 2000 में आया था। ठीक है, कब? 2000 में। एक बार और देख लेते हैं। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की स्थापना 1987, बार काउंसिल की स्थापना 1961 में, आर्किटेक्ट काउंसिल की स्थापना 1972 में, मेडिकल काउंसिल एक्ट यानी कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना 1956 में। ठीक है, मध्य प्रदेश की मेडिकल काउंसिल मध्य प्रदेश सहज चिकित्सा परिषद अधिनियम 2000 की संख्या 1 या फार्मेसी अधिनियम 1948 के तहत गठित भारतीय फार्मेसी परिषद कब? फार्मेसी अधिनियम 1948 के तहत भारतीय फार्मेसी परिषद कब गठित की गई थी? 1948 में गठित की गई थी। ठीक है, कब? फार्मेसी अधिनियम 1948 के तहत भारतीय फार्मेसी परिषद गठित की गई थी। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। अब आपको थोड़ी सी 1 मिनट के लिए क्या है, सभी को रिवाइज कर लेना है। क्या? तो अगर आपसे पूछा जाए, देखो क्या भारतीय शिक्षा परिषद तो 1987 में। ठीक है, बार काउंसिल तो क्या आंसर लगाओगे, जल्दी बताइए? 1961 में। ठीक है, आपसे पूछा जाए भारत की फार्मेसी परिषद, ठीक है, भारत की फार्मेसी परिषद तो क्या है, आंसर क्या हो जाएगा? 1948 में। क्या हो जाएगा? 1948 में। ठीक है, और कौन सी दे रखी है आपकी, देखो आर्किटेक्ट काउंसिल, तो आर्किटेक्ट काउंसिल कब? 1972 में। ठीक है, 1972 में। आगे चलती हैं। इसके बाद है 2X अनुसूचित जाति। इसका अर्थ क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत अधिसूचित अनुसूचित जाति। ठीक है, यानी कि अनुसूचित जाति का वर्णन जो किया गया वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 में किया गया है, और अनुसूचित जनजाति का जो वर्णन किया गया है वो कहाँ पर किया गया है? अनुच्छेद 342 में किया गया है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति अनुच्छेद 342 में, अनुसूचित जाति अनुच्छेद 341 में वर्णित की गई है। ठीक है, आगे इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकती हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने इसका कुछ बताया नहीं है आगे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण नहीं लगा मुझे। ठीक है, उसके बाद 2A मध्य प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973। क्या? मध्य प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 में आया था। ठीक है, कब? 1973 की कौन सी संख्या? 44 के तहत पंजीकृत एक सोसाइटी है। ठीक है, आपसे पूछा जाए। ठीक है, तो मध्य प्रदेश पंजीकृत एक सोसाइटी है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, ZC क्या कहती है? ZC द्वारा छात्र का अर्थ है एक डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र या अन्य अकादमिक विशिष्टता के पुरस्कार के लिए अध्ययन के पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए निजी विश्वविद्यालय में नामांकित व्यक्ति, यानी कि निजी विश्वविद्यालय में नामांकित व्यक्ति को ही क्या कहते हैं? छात्र, और इसका वर्णन है ZC में। ठीक है, आगे चलते हैं। ZDD शिक्षक। अब शिक्षक का अर्थ क्या है? ठीक है, तो शिक्षक का अर्थ है एक प्रोफेसर, एक पाठक, व्याख्याता या किसी अन्य पदनाम से जाने जाने वाला व्यक्ति ZDD में। ठीक है, आगे चलते हैं। ZF विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अर्थ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अधिनियम 1956 और 1956 की तीसरी संख्या के तहत स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ये भी अपनी यूनिट फर्स्ट में शामिल किया गया है, पार्ट बी की। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इसकी स्थापना कब की गई? 1956 में। 1956 की संख्या 3 थी। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं विजिटर। ठीक है, विजिटर GE क्या है? विजिटर GE, और विजिटर का अर्थ है निजी विश्वविद्यालय के आगुन्तक। अभी आगे इसकी डिटेल्स दे रखी है, आगुन्तक कौन होते हैं उसको हम आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, अब तक क्या चल रही थी? धारा 2 चल रही थी, अब आ गई धारा 3। ठीक है, धारा 3। धारा 3 में देख लेते हैं निजी विश्वविद्यालय के उद्देश्य दे रखे हैं। ठीक है, यानी कि जो निजी विश्वविद्यालय स्थापित किए जाते हैं मध्य प्रदेश में, वो किस लिए स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। निजी विश्वविद्यालय के सामान्य उद्देश्य निम्न लिखते हैं, एक एक से उनको कंप्लीट कर लेते हैं। देखो, पहला उद्देश्य उच्च शिक्षा में निर्देश, शिक्षण, प्रशिक्षण प्रदान करना, अनुसंधान, उन्नति और ज्ञान के प्रसार के लिए प्रावधान करता है। ये निजी विश्वविद्यालय का पहला उद्देश्य। बौद्धिक क्षमताओं के उच्च स्तर बनाने के लिए
शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं की स्थापना करना, ये भी निजी विश्वविद्यालय के क्या हैं उद्देश्य हैं। शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं की स्थापना करना, बौद्धिक क्षमताओं के उच्च स्तर बनाने के लिए और प्रसार के प्रावधान के लिए। अगला है शिक्षण अनुसंधान करना, सतत शिक्षा कार्यक्रम प्रदान करना, अनुसंधान और विकास के लिए ज्ञान और उसके अनुप्रयोग को साझा करने के लिए उत्कृष्टता केंद्र बनाना, ये भी किसका कार्य है या उद्देश्य है, निजी विश्वविद्यालय का। ठीक है, आगे चलते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और संबंधित नियामक निकाय या नियामक परिषद द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र और अन्य शैक्षणिक विशेषताओं के मानकों को बनाए रखना। ठीक है, एक काम और कर सकते हैं आप, वीडियो को साथ साथ में पॉज करके जो मैंने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता रहा हूँ आप उनको भी क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, नोट कर सकते हैं तो काफ़ी आपको छोटा लगेगा और पढ़ने में भी आसानी होगी। ठीक है, या फिर आप वीडियो को बार बार देख सकते हैं जिससे आपको ये चीज़ें रट जाएंगी बिल्कुल। ठीक है, आगे चलते हैं। धारा 3 कंप्लीट हो गई। धारा 3 में अगर आपसे पूछा जाए कि निजी विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की व्याख्या किस धारा में की गई है, तो धारा 3 में, परिभाषाएं धारा 2 में, संक्षिप्त नाम शीर्षक विस्तार धारा 1 में और धारा 4 पढ़ेंगे अब। ठीक है, धारा 4 पढ़ेंगे। धारा 4 में क्या है, निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करना। ठीक है, निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करना, केवल हमको याद रखना है धारा 4 में अगर आपसे पूछा जाए निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करना किस धारा में है, तो 4 धारा में। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो ये आप पहला स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आसानी से। ठीक है, इसके बाद इसका ये धारा 4 की कुछ फैक्ट और हैं, इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये आगे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, अब चलते हैं धारा 5 की ओर। ठीक है, धारा 5 में क्या है, प्रस्ताव का मूल्यांकन। ठीक है, प्रस्ताव का मूल्यांकन धारा 5। ठीक है, प्रस्ताव का मूल्यांकन धारा 5। अब जो प्रस्ताव है उसका क्या किया जाएगा, मूल्यांकन किया जाएगा। अभी चौथी धारा में देखो, मैं थोड़ी देर पहले क्या बात कर रहा था, थोड़ी देर पहले मैं इस धारा में बता रहा था, चौथी धारा है जो 4 धारा, निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करना। निजी विश्वविद्यालयों की मध्य प्रदेश में क्या करनी है, स्थापना करनी है और उसके लिए हम धारा 4 के तहत क्या भेजेंगे, प्रस्ताव। धारा 5 में इसी प्रस्ताव का क्या किया जाएगा, मूल्यांकन, और उस प्रस्ताव का मूल्यांकन कौन करेगा इस चीज़ के बारे में हम धारा 5 में पढ़ेंगे। ठीक है, धारा 4 में प्रस्ताव है। ठीक है, प्रस्तुत करना प्रस्ताव। धारा 5 में क्या है, प्रस्ताव का मूल्यांकन। देख लेते हैं कौन करता है, नियामक आयोग। पहली बात तो आपको याद ही रखना है क्या, प्रस्ताव का मूल्यांकन करेगा कौन, नियामक आयोग। एक निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए प्रस्ताव और परियोजना रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रस्ताव की प्राप्ति से, मान लीजिए जैसे मैंने प्रस्ताव को पारित किया और प्रस्ताव किसको प्राप्त हो गया, नियामक आयोग को प्राप्त हो गया, तो प्राप्ति से 60 दिनों के भीतर परियोजना रिपोर्ट में बताए गए तथ्यों के अनुसार ऐसी जांच करेगा जैसा वह समझे। यानी कि उसको जो भी रिपोर्ट दी गई है वो 60 दिनों के भीतर उस रिपोर्ट की क्या करेगा, जांच करेगा, जैसा वह जरूरी समझे कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या बाकी में इसका मूल्यांकन करके ये सारी चीज़ें अवेलेबल करानी चाहिए या नहीं। तो आपको यहाँ पर जो महत्वपूर्ण हो जाता है वो ये हो जाता है कि जो नियामक आयोग को रिपोर्ट प्राप्त होगी, इस रिपोर्ट पर वो कितने दिन तक विचार विमर्श किया उसकी जाँच करेगा, तो आंसर आएगा 60 दिनों के भीतर। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरा पॉइंट क्या कहता है, नियामक आयोग संवीक्षा, यानी कि संवीक्षा का मतलब होता है जांच करने के दौरान। ठीक है, संवीक्षा का क्या मतलब होता है, जांच करना। तो नियामक आयोग जांच करने के दौरान प्रायोजक निकाय से, एक प्रायोजक निकाय होता है जिसको भारत सरकार के द्वारा स्थापित, प्रायोजक निकाय से कोई अतिरिक्त जानकारी मांग सकता है। यानी कि जो इस निजी विश्वविद्यालय को स्थापित करना चाहता है वो क्या होता है, प्रायोजक निकाय, और इससे कौन, नियामक आयोग अतिरिक्त जानकारी मांग सकता है कि आप इसको क्यों स्थापित करना चाह रहे हैं। ठीक है, और ऐसी जानकारी प्राप्त होने के बाद, अब मान लीजिए उसने 60 दिनों के अंदर उसने क्या की, जांच की। अब उसने क्या किया कि प्रायोजक आयोग से उसने जानकारी मांगी, जानकारी भी मिल गई। तो जानकारी प्राप्त होने के बाद अब नियामक आयोग क्या करेगा,
तो नियामक आयोग 60 दिनों के भीतर परियोजना प्रस्ताव का मूल्यांकन करेगा। पहले जांच करेगा मूल्यांकन की, ठीक है, जांच करेगा कितने दिनों के अंदर, 60 दिनों के भीतर। फिर जानकारी मांगेगा, जानकारी मिलने के बाद फिर उस पर 90 दिनों के भीतर क्या करेगा, प्रस्ताव का मूल्यांकन करेगा। तो आपसे पूछा जाए प्रस्ताव का मूल्यांकन कितने दिन में करेगा, तो 90 दिनों यानी 3 महीने के भीतर, ठीक है। रिपोर्ट की जांच तो 60 दिनों के अंदर करेगा, ठीक है। आगे चलते हैं धारा 6 पर। धारा 6 है आशय पत्र जारी करना, यानी कि उसको ऐसा लगा कि हाँ ठीक है इसको स्थापित करना चाहिए, तो ऐसा अपना वो आशय जारी करेगा। तो धारा 5 में यथा उपबंधित जांच और मूल्यांकन के बाद, यानी धारा 5 में वो मूल्यांकन कर लेगा। यदि नियामक आयोग की यह राय है कि प्रायोजक निकाय को एक निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने का अवसर दिया जाए, तो वह राज्य सरकार को एक पत्र जारी करने की सिफारिश करेगा, ठीक है। कौन, तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो धारा 5 में उसने प्रस्ताव 4 में पारित किया, 5 में उसका मूल्यांकन किया। मूल्यांकन होने के बाद अब नियामक आयोग क्या करेगा, प्रायोजक निकाय को एक निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने का अवसर देगा, ठीक है। तो जो प्रायोजक आयोग होगा वो प्रायोजक आयोग राज्य सरकार को एक पत्र जारी करके सिफारिश करेगा इस संबंध में प्रायोजक आयोग निकाय इरादे से, यानी कि प्रायोजक निकाय ही क्या करेगा, राज्य सरकार को एक पत्र जारी कर देगा कि हाँ आप क्या कर सकते हो, एक निजी विश्वविद्यालय की स्थापना कर सकते हो। नियामक आयोग से सिफारिश प्राप्त करने के बाद राज्य सरकार राज्य में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के संबंध में प्रायोजक निकाय की आशय पत्र जारी कर सकती है कि हाँ ठीक है, प्रायोजक निकाय से राज्य सरकार भी कह देगी कि ठीक है हम अपने यहाँ क्या है निजी विश्वविद्यालय स्थापित करना चाहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। धारा 7 में क्या है, निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए शर्तें। आपसे पूछा जाए निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए शर्तें कहाँ पर हैं, तो धारा 7 में है निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए शर्तें, जिसमें क्या है, इसमें मुख्य परिसर होना चाहिए, बंदोबस्ती भूमि होना चाहिए, ठीक है। ये महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखना, क्या मुख्य परिसर होना चाहिए, बंदोबस्ती भूमि होना चाहिए, न्यूनतम 20 हेक्टेयर भूमि की खरीद करेगा कौन, राज्य सरकार 20 हेक्टेयर भूमि की, और 2500 वर्ग मीटर का न्यूनतम निर्मित क्षेत्र उपलब्ध कराएगा, तभी क्या होगा, स्थापित होगा निजी विश्वविद्यालय, ठीक है। देख लेते हैं, यह प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए, शैक्षणिक कार्यक्रमों के संचालन के लिए, भवनों और सहायक संरचनाओं के लिए 2500 वर्ग किलोमीटर का न्यूनतम निर्मित क्षेत्र उपलब्ध कराएगा, तभी क्या जाकर के एक निजी विश्वविद्यालय स्थापित हो पाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। निजी विश्वविद्यालय एकात्म और स्ववित्त पोषित होगा, कैसा होगा भाई, एकात्मक और स्ववित्त पोषित होगा, ठीक है। अगला फैक्ट है, भूमि और भवनों का उपयोग केवल और केवल निजी विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए किया जाएगा, ठीक है। यानी कि स्थापित कर दिया आपने तो उस भूमि का प्रयोग केवल और केवल निजी विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए किया जाएगा, ठीक है। अगला फैक्ट है, इसमें देख लेते हैं, यह कि एक उचित शैक्षणिक और स्वास्थ्य वातावरण, जैसे सेमिनार, मान लीजिए विश्वविद्यालय में सेमिनार होते हैं, ठीक है, तो इस सेमिनार, वाद विवाद, प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम, खेल कार्यक्रम, राष्ट्रीय सेवा योजना, एनसीसी, राष्ट्रीय कैडेट कोर आदि जैसी पाठ्येतर, यानी पाठ्येतर मतलब पढ़ने के अलावा इन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए भी सह पाठ्यक्रम गतिविधियों को कौन शुरू करेगा, निजी विश्वविद्यालय शुरू करेगा, नियामक निकायों द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार, ठीक है। आगे चलती हैं। मैंने इसमें केवल महत्वपूर्ण फैक्ट लिए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, ये ले लीजिए, इसके बाद ये आप इसका ले लीजिए, ठीक। बाकी मेरे हिसाब से कोई महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का मौका देता हूँ। ये आप 7 के बाद अब चलेंगे 8 रिपोर्ट के बाद, और केवल रिपोर्ट पढ़ेंगे, तो आप इतनी देर में आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अनुपालन रिपोर्ट सत्यापन और निरीक्षण प्रस्तुत करना, धारा 8 में। अनुपालन रिपोर्ट सत्यापन निरीक्षण प्रस्तुत करना धारा 8 में है, ठीक है। आगे चलते हैं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। धारा 9 में क्या है, स्थापना और निगमन है। धारा 9 में क्या है, स्थापना और निगमन है, ठीक है, सॉरी, स्थापना और निगमन किसमें है, धारा 9 में है, ठीक। मुझे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं लगा, इसलिए मैंने आपको इसमें कुछ बताया नहीं, या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से। आगे चलते हैं। धारा 10 में
धारा 10 में निजी विश्वविद्यालय को प्रोत्साहन देना, आपसे पूछा जाए निजी विश्वविद्यालय को प्रोत्साहन किस में है, धारा 10 में है। ठीक है, बंदोबस्ती निधि किस में, धारा 11 में है। बंदोबस्ती निधि किस में है, धारा 11 में है। ठीक है, बंदोबस्ती निधि किस में, धारा 11 में है। आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप एक बार। इसके बाद आगे चलते हैं, धारा 12 में सामान्य निधि है। ठीक है, निधि स्थापित करना यानी कि फंड। ठीक है, फंड धारा 12 में। उसके बाद चलते हैं आगे, धारा 13 में सामान्य निधि का अनुप्रयोग, निधि 12 में थी और सामान्य निधि का अनुप्रयोग धारा 13 में। ठीक है, अनुप्रयोग, प्रयोग में केवल 3 है तो धारा 13 3 हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं, या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देखो ये ले सकते हैं आराम से। उसके बाद चल रहे हैं आगे, ये ले सकते हैं स्क्रीनशॉट आप। ये चलिए, अब देखो जैसे कि मैंने पहले चर्चा की विजिटर, ठीक है, विजिटर्स वो क्या थे, आगुंतक। आगुंतक यानी कि निजी विश्वविद्यालय के अधिकारी, और निजी विश्वविद्यालय के अधिकारी कौन होंगे, निम्नलिखित होंगे। सबसे पहले कौन होंगे, आगुंतक। आगुंतक के नीचे कुलाधिपति, कुलाधिपति के नीचे कुलपति, कुलपति के नीचे रजिस्ट्रार, और रजिस्ट्रार के नीचे मुख्य वित्त लेखा अधिकारी, मुख्य वित्त लेखा अधिकारी। ठीक है, अगली है च नंबर पे ऐसे अधिकारी जो परिनियमों द्वारा निजी विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किए जाएं, यानी कि नियमों के अनुसार कुछ अधिकारी नियुक्त किए जाएं, किस लिए, काम के लिए। ठीक है, धारा 14 में क्या है, निजी विश्वविद्यालय के अधिकारी। धारा 15 में है अब आगुंतक, जो ऊपर डिटेल से है उसके बारे में चलेगा। अब ये आगुंतक कौन होंगे तो ये देख लेते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल निजी विश्वविद्यालय के कुला अध्यक्ष होंगे। ठीक है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल निजी विश्वविद्यालयों की क्या कहलाती हैं, कुला अध्यक्ष कहलाती हैं। जब आगुंतक उपस्थित हों तो डिग्री डिप्लोमा प्रदान करने के लिए निजी विश्वविद्यालय की दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कुलाध्यक्ष कौन होती हैं, तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल निजी विश्वविद्यालयों की कुलाध्यक्ष होती हैं, और दीक्षांत समारोह की जो अध्यक्षता करता है वो कौन करता है, तो कौन करता है, कुला अध्यक्ष ही दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करता है, जिसमें क्या छात्रों को डिग्री डिप्लोमा प्रदान की जाती है। ठीक है, आगुंतकों के पास निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी, यानी ये जो विजिटर्स होती हैं उनके पास क्या क्या शक्तियाँ होंगी तो देख लेते हैं। निजी विश्वविद्यालय के मामलों में संबंधित किसी भी जानकारी या रिकॉर्ड की मांग कर सकता है। जो कुलाध्यक्ष आएगा वो कह सकता है कि नहीं, मुझे किसी भी मामले से संबंधित वो जानकारी या रिकॉर्ड मांग सकता है। ठीक है, यदि जानकारी के आधार पर ऐसा प्रतीत है कि निजी विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण द्वारा लिया गया कोई आदेश, कार्यवाही या निर्णय इस अधिनियम और इसके तहत बनाए गए कानूनों, अध्यादेशों या विनियमों के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है, यानी कि कोई भी ऐसा नियम बनाया गया है जो इस अधिनियम का क्या करता है, उल्लंघन करता है, तो आगुंतक पूछ सकता है, निजी विश्वविद्यालय से पूछ सकता है कि आपने ये नियम कैसे बना दिया इस अधिनियम में, तो ये वाली बात है ही नहीं, पूछ सकता है। कौन, कुलाध्यक्ष। नियामक आयोग की राय के लिए और इस बात से संतुष्ट होने पर कि कोई अनियमितता हुई है, वह निजी विश्वविद्यालय के हित में ऐसा निर्देश जारी कर सकता है, और इस प्रकार जारी निर्देशों का निजी विश्वविद्यालय द्वारा क्या किया जाएगा, पालन किया जाएगा। ठीक है, धारा 15 में क्या थे, आगुंतक, 14 में अधिकारी, 15 में आगुंतक, 16 में अब कुलाधिपति चलेंगे। ठीक है, कुलाधिपति, ये कुलाधिपति कौन होंगे इसकी डिटेल्स देख लेते हैं। कुलाधिपति की नियुक्ति प्रायोजक निकाय द्वारा कुला अध्यक्ष के अनुमोदन से की जाएगी, यानी कि इसकी सिफारिश कौन करेगा, कुलाध्यक्ष करेगा, किसकी, कुलाधिपति की, और नियुक्ति कौन करेगा, प्रायोजक निकाय। आपको याद रखना है, कुलाधिपति नियुक्ति प्रायोजक निकाय, कुलाधिपति नियुक्ति प्रायोजक निकाय, कुलाधिपति नियुक्ति प्रायोजक निकाय। अनुमोदन कौन करेगा, कुलाध्यक्ष करेगा। अनुमोदन कौन करेगा, कुलाध्यक्ष करेगा। किसकी नियुक्ति की, कुलाधिपति की। ठीक है, आगे चलते हैं। कुलाधिपति निजी विश्वविद्यालय का प्रमुख होगा।
यानी कि जो निजी विश्वविद्यालय जितने भी होंगे मध्य प्रदेश में, उसका जो प्रमुख होगा वो कौन होगा? कुलाधिपति होगा। लेकिन दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता कौन करता है? मैंने सबसे पहले कौन बताया है? कुलाध्यक्ष करता है। और इसके प्रमुख कौन होते हैं निजी विश्वविद्यालय? तो कुलाधिपति प्रमुख होते हैं। ठीक है। कुलाधिपति शासी निकाय की बैठक की अध्यक्षता करती है। आपसे पूछा जाए शासी निकाय की बैठक की अध्यक्षता कौन करती हैं? तो कुलाधिपति करती हैं। जब आगंतुक उपस्थित नहीं होगा तो क्या होगा? ठीक है। यानी कि मान लीजिए दीक्षांत समारोह आयोजित किया जा रहा है और आगंतुक उस समय उपस्थित नहीं है, तो उसके सभी कर्तव्यों का निर्वहन करेगा कुलाधिपति। तो देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, निजी विश्वविद्यालय की दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता फिर कौन करेगा? कुलाधिपति करेगा। वैसे कौन करता है? कुलाध्यक्ष यानी कि राज्यपाल करता है। यदि वो उपस्थित नहीं है तो इसकी अध्यक्षता फिर कुलाधिपति करेगा। कौन? कुलाधिपति इसकी अध्यक्षता करेगा। ठीक है। आगे देख लेते हैं। कुलाधिपति के पास निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी। कौन कौन सी? तो कुलपति की नियुक्ति और उसे हटाने का अधिकार होगा। कुलाधिपति की नियुक्ति तो कौन करता है? प्रायोजक नियामक। ठीक है। कौन करता है? ये आपका कौन करता है इसकी नियुक्ति? कुलाधिपति की नियुक्ति करता है प्रायोजक निकाय। किसके अनुमोदन से? कुलाध्यक्ष के अनुमोदन से प्रायोजक निकाय करता है कुलाधिपति की नियुक्ति। अब कुलाधिपति किसकी नियुक्ति करता है? तो ये है कुलपति की नियुक्ति करता है और इसे हटाने का भी अधिकार रखता है। किसी भी जानकारी या रिकॉर्ड के लिए कॉल कर सकता है, यानी कि उसको बुला सकते हैं। ऐसी अन्य शक्तियां जो विधियों द्वारा प्रदान की गई, यानी कि कुछ अन्य विधियां भी बनाई गई हैं जिसके माध्यम से क्या है, इसको और भी शक्तियां प्रदान की गई हैं। ठीक है। अब आता है कुलपति। कुलपति की नियुक्ति इस उद्देश्य के लिए गठित चयन समिति द्वारा अनुशंसित पैनल से कुलाधिपति द्वारा की जाएगी। आपको केवल याद रखना है कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति के द्वारा की जाती है, लेकिन क्या? गठित चयन समिति द्वारा अनुशंसित पैनल। एक गठित चयन समिति गठित की जाएगी, वो पैनल तैयार करेगा और वो पैनल जब तैयार करेगा किसी के नाम को अनुमोदित कर देगा तो कुलाधिपति किसी कुलपति की नियुक्ति कर देगा। ठीक है। अब देख लेते हैं क्या निर्दिष्ट चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे। अब इसके जो समिति होगी उसमें सदस्य कौन कौन होगा देख लेते हैं। तो प्रायोजक निकाय द्वारा नामित दो प्रख्यात शिक्षाविद, यानी कि जो कुलपति बनने जा रहा है उसके लिए एक चयन समिति बनाई जाएगी। तो इस चयन समिति में सदस्य कौन होगा तो देख लेते हैं। प्रायोजक निकाय द्वारा नामित दो प्रख्यात शिक्षाविद। इस चयन समिति में क्या होंगे? दो सदस्य होंगे। तो दो सदस्य कौन से हो गए? प्रायोजक निकाय द्वारा नामित दो प्रख्यात शिक्षाविद हो गए। ठीक है। राज्य सरकार द्वारा नामित एक प्रतिष्ठित व्यक्ति, यानी कि 3 सदस्यों की बात हो गई इसमें। तो आपसे पूछा जाए कुलपति की जो नियुक्ति करने वाली चयन समिति होती है उसमें कितने सदस्य होते हैं? 3 सदस्य, जिनमें से 2 व्यक्तियों को क्या है नामित करता है कौन? प्रायोजक निकाय, जो कि प्रमुख शिक्षाविद होती हैं, और एक को क्या प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है जिसको कौन नामित करता है? राज्य सरकार नामित करती है। आगे चलते हैं। कुलाधिपति चयन समिति के सदस्यों में से एक को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करती है। ठीक है। जो चयन समिति होती है ना, वो इनमें से इन 3 सदस्यों में से एक को क्या कर देती है? अध्यक्ष नियुक्त कर देती है। चयन समिति कुलपति की नियुक्ति के लिए कम से कम 3 प्रतिष्ठित व्यक्तियों का एक पैनल प्रस्तुत करेगी। अब ये चयन समिति है ना, कुलपति की नियुक्ति के लिए जब ये समिति बन जाएगी, एक अध्यक्ष बना दिया जाएगा। अब ये क्या करेगी? एक 3 व्यक्तियों का प्रतिष्ठित व्यक्तियों का एक पैनल प्रस्तुत करेगी। अब ये पैनल क्या करेगा आगे देख लेते हैं। तो बशर्ते यदि कुलाधिपति चयन समिति की सिफारिश को स्वीकार नहीं करती, मान लीजिए चयन समिति की स्वीकार ही नहीं किया, तो वह चयन समिति से नई सिफारिश की मांग कर सकते हैं। ठीक है। कुलाधिपति क्या कर सकता है? स्वीकार नहीं की तो वह चयन समिति से नई सिफारिश की मांग कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं। पूर्वगामी धारा में किसी बात को होते हुए भी कुलाधिपति निजी विश्वविद्यालय के कार्यों के संचालन के प्रथम कुलपति को 2 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त कर सकता है। वैसे कुलपति का कितना समय होता है? प्रथम कुलपति की नियुक्ति कितने 2 वर्ष के लिए कर सकता है, लेकिन देखो 4 साल की अवधि के लिए पद धारण करेगा। अगर आपसे पूछा जाए कुलपति कितने समय तक पद धारण करेगा, तो 4 साल की अवधि के लिए पद धारण करेगा, बशर्ते कि कुलपति अपने कार्यकाल की समाप्ति के बाद भी नए कुलपति के कार्यभार ग्रहण करने तक पद पर बना रहेगा। ठीक है। और ये अवधि 6 महीने से अधिक की नहीं होगी। तो आपसे कुलपति का कार्यकाल मैं बार बार पूछता हूँ, कुलपति में कितने वर्ड हैं? 4 वर्ड। कुलपति में कितने वर्ड हैं? 4 वर्ड हैं। तो इसका कार्यकाल भी कितनी अवधि के लिए होगा? 4 साल के लिए होगा। ठीक है। आगे चलते हैं।
कुलपति निजी विश्वविद्यालयों का प्रमुख कार्यकारी और शैक्षणिक अधिकारी होगा। आपसे पूछा जाए निजी विश्वविद्यालयों का कार्यकारी और प्रमुख शैक्षणिक अधिकारी कौन होता है, तो आंसर आएगा कुलपति होता है। ठीक है, कौन? कुलपति होता है। उसके बाद है कुलपति कुलाधिपति और की अनुपस्थिति में निजी विश्वविद्यालयों की दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे। अब आपको यहाँ पर याद रखना है, देखो वैसे दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता कौन करता है? कुलाध्यक्ष यानी कि गवर्नर मध्य प्रदेश का। लेकिन अगर ये उपस्थित नहीं है तो कुलाधिपति, और कुलाधिपति भी उपस्थित नहीं है तो अध्यक्षता करेंगे कुलपति। कौन करेंगे? कुलपति अध्यक्षता करेंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। बशर्ते कि यदि संबंधित अधिकारी या प्राधिकारी की राय में कुलपति द्वारा ऐसी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए थी तो ऐसा मामला कुलाधिपति को भेजा जाएगा जिसका निर्णय अंतिम होगा। यानी कि थोड़ा सा ऊपर से देख लेते हैं इसको। यदि कुलपति की राय में इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन किसी अन्य प्राधिकारी को शक्तियाँ प्रदान की गई हैं तो ऐसे किसी भी मामले पर तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक है। वह ऐसी कार्रवाई कर सकता है। कौन? कुलपति कर सकता है, जो वह आवश्यक समझे, और तत्पश्चात यथाशीघ्र अवसर पर अपनी कार्रवाई की रिपोर्ट ऐसे प्राधिकारी को दें जो सामान्य तौर पर मामले से निपटता है। बशर्ते कि यदि संबंधित अधिकारी प्राधिकारी की राय में कुलपति द्वारा ऐसी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए थी, यानी कि प्राधिकारी की राय में लगता है कि कुलपति को मेरे खिलाफ ऐसी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी, तो ऐसा मामला कुलाधिपति को भेजा जाएगा। यानी कि वो कहेगा कि साहब आप इस मेरी कार्रवाई को नहीं कर सकते हैं, तो ये मामला फिर किसके पास चला जाएगा? कुलाधिपति के पास भेजा जाएगा, और कुलाधिपति जो निर्णय कर देगा वही निर्णय क्या हो जाएगा? अंतिम निर्णय हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? अंतिम निर्णय हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। परंतु यह और कि जहां कुलपति द्वारा की गई ऐसी कार्रवाई निजी विश्वविद्यालय की सेवा में किसी व्यक्ति को प्रभावित करती है, वहां ऐसा व्यक्ति उस तारीख से जिस तारीख से उसे ऐसी कार्रवाई की सूचना दी गई है, ठीक है, 3 महीने के भीतर अपील करने का अधिकार होगा। मान लीजिए उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई, उसको सूचना दी गई है, तो 3 महीने के भीतर उसे क्या कर सकता है? अपील कर सकता है। ध्यान रखना, कितने महीने के? 3 महीने के भीतर। शासी निकाय और शासी निकाय के निर्णय को अपील की तारीख से 3 महीने के भीतर संबंधित व्यक्ति को सूचित किया जाएगा। 3 महीने के भीतर उसको क्या कर देगी? संबंधित सूचित कर देगी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है धारा 18। ठीक है, धारा 18 में क्या है? रजिस्ट्रार की नियुक्ति उस उद्देश्य के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर शासी निकाय द्वारा की जाती है। ध्यान रखना, किसके द्वारा? शासी निकाय द्वारा की जाती है। ठीक है, किसके द्वारा? शासी निकाय के द्वारा की जाती है। किसकी नियुक्ति? रजिस्ट्रार की नियुक्ति शासी निकाय के द्वारा की जाती है, जैसा कि पर नियमों द्वारा निर्धारित किया गया है। हालांकि पहले रजिस्ट्रार की नियुक्ति प्रायोजक निकाय द्वारा की जा सकती है। प्रायोजक निकाय भी क्या कर सकता है? रजिस्ट्रार की नियुक्ति कर सकता है, लेकिन वैसे शासी निकाय द्वारा ही की जाती है। सभी अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और सभी दस्तावेजों और अभिलेखों को निजी विश्वविद्यालयों की ओर से रजिस्ट्रार द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। रजिस्ट्रार शासी निकाय, ठीक है, रजिस्ट्रार शासी निकाय, प्रबंधन बोर्ड और अकादमिक परिषद का सदस्य सचिव होगा। ठीक है, तीनों का सदस्य सचिव होगा। किसका? शासी निकाय का रजिस्ट्रार, प्रबंधन बोर्ड का, अकादमिक परिषद का सदस्य सचिव होगा, लेकिन उसे वोट देने का अधिकार नहीं है। क्या रजिस्ट्रार को वोट देने का अधिकार है इनमें? नहीं, लेकिन सदस्य होगा शासी निकाय, प्रबंधन बोर्ड और अकादमिक परिषद का। ठीक है, आगे देख लेते हैं। रजिस्ट्रार ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा उसको भेद किए जाएं, यानी कि दिए जाएं। यदि किसी भी समय अभ्यावेदन पर या अन्यथा और ऐसी जांच करने के बाद जो आवश्यक समझी जाए, स्थिति इस प्रकार वारंट करती है कि रजिस्ट्रार का बने रहना निजी विश्वविद्यालय के हित में नहीं है, यानी कि लगता है कि जो रजिस्ट्रार है वो अगर इस विश्वविद्यालय में रहेगा तो वो हित नहीं होगा, तो कुलपति अनुरोध करते हैं किससे? कुलाधिपति से, और कुल सचिव को क्या कर देते हैं? हटाने के लिए, यानी जो रजिस्ट्रार होता है उसको कुल सचिव कहते हैं, और इसको हटाने के लिए कुलपति क्या कर देते हैं? सिफारिश करते हैं। परंतु ऐसी कार्रवाई के पूरे रजिस्ट्रार को क्या किया जाता है? सुनवाई का अवसर दिया जाता है कि आपके खिलाफ ये कार्रवाई कर रहे हैं तो उसको अवसर दिया जाएगा। धारा 18 के बाद है धारा 19।
धारा 19 में है मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी। क्या? मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी। ठीक है, आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ क्या 2E में। ठीक है, नियुक्ति। अब इन जो आपके जो मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति कौन करेगा? कुलाधिपति द्वारा की जाएगी। ठीक है, नियमों के अनुसार। मुख्य वित्त और लेखा अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? कुलाधिपति करता है। कौन करता है? कुलाधिपति करता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ये आपको कोई महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये धारा आपकी 21 है। निजी विश्वविद्यालय के प्राधिकरण कौन कौन से होंगे? ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा जाए निजी विश्वविद्यालय की प्राधिकरण, तो आंसर आएगा शासी निकाय, प्रबंधन बोर्ड, अकादमिक परिषद और ऐसी अन्य प्राधिकरण जो विधियों द्वारा बनाए जा सकते हैं। वैसे कौन है? 3 महत्वपूर्ण है, शासी, प्रबंधन, अकादमिक परिषद। ये 3 बहुत महत्वपूर्ण है। अब तीनों का वर्णन चलेगा। ठीक है, आगे शासी निकाय। निजी विश्वविद्यालय के शासी निकाय में निम्नलिखित सदस्य होंगे। कौन कौन सदस्य होंगे? तो शासी निकाय में कुलाधिपति, इसका पद है अध्यक्ष होगा, फिर उसके नीचे कुलपति बैठेगा, फिर प्रायोजक निकाय देख लेते हैं आगे। देखो कौन? कुलाधिपति, पद है अध्यक्ष होगा जो कि शासी निकाय का, कुलपति, प्रायोजक निकाय द्वारा नामित 3 प्रतिष्ठित व्यक्ति, जिनमें से कम क्या होगा? एक प्रख्यात शिक्षाविद होगा। देखो पहले कुलाधिपति, फिर कुलपति, कुलपति के बाद प्रायोजक निकाय 3 प्रतिष्ठित व्यक्तियों के नाम देगा, जिनमें से एक क्या होगा? प्रमुख शिक्षाविद। उसके बाद राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत 6 नाम पैनल में से कौन? कुलाध्यक्ष यानी कि राज्यपाल क्या करेगा? 3 विशिष्ट व्यक्तियों को नियुक्त कर देगा। राज्य सरकार द्वारा 6 नाम प्रस्तुत किए जाएंगे, जिनमें से कुलाध्यक्ष 3, प्रायोजक निकाय द्वारा 3, जिसमें से एक प्रख्यात शिक्षाविद, कुलाधिपति, कुलपति, प्रायोजक निकाय द्वारा 3 व्यक्ति, राज्य सरकार द्वारा 6, जिसमें से 3 कुलाध्यक्ष द्वारा क्या किए जाएंगे? नामित किए जाएंगे। उसके बाद है राज्य सरकार का एक प्रतिनिधि, जो क्या होगा? उप सचिव से पद का नीचे का नहीं होगा। जो शासी निकाय होती है उसके ये सदस्य होती हैं सब। ठीक है, कुलाधिपति शासी निकाय का क्या होगा? पदेन अध्यक्ष होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। शासी निकाय क्या? निजी विश्वविद्यालय का प्रमुख प्राधिकारी होगा। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए निजी विश्वविद्यालय का प्रमुख प्राधिकारी कौन होगा, तो आंसर आएगा शासी निकाय। निजी विश्वविद्यालय की सभी चल और अचल संपत्ति शासी निकाय में निहित होगी। अगर आपसे पूछा जाए निजी विश्वविद्यालय जो होती हैं उनकी जो चल और अचल संपत्ति होती है वो किस में निहित होती है? आंसर आएगा शासी निकाय में निहित होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। इस अधिनियम या इसके तहत बनाए गए कानूनों, अध्यादेशों या विनियमों द्वारा प्रदान की गई सभी शक्तियों का उपयोग करके निजी विश्वविद्यालय के कामकाज को नियंत्रित करने के लिए भी क्या होती है? शासी निकाय। यानी निजी विश्वविद्यालय के कामकाज को नियंत्रित कौन करता है? शासी निकाय करता है। चल संपत्ति का मालिक कौन होता है? शासी निकाय होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। निजी विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों के निर्णयों की समीक्षा, और निजी विश्वविद्यालय के जितने भी अधिकारी होंगे ना उनके निर्णय आएंगे, उनकी समीक्षा भी कौन करेगी? शासी निकाय करेगी। ठीक है, विश्वविद्यालय के कार्यक्रमों को नियंत्रित करना शासी निकाय, चल अचल संपत्ति का निहित होना किसमें? शासी निकाय में, और निजी विश्वविद्यालय के अन्य पदाधिकारियों के निर्णयों की समीक्षा करना कौन? शासी निकाय करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। निजी विश्वविद्यालय के बजट और वार्षिक रिपोर्ट को मंजूरी कौन देगा? शासी निकाय देगा। निजी विश्वविद्यालय के बजट और वार्षिक रिपोर्ट को मंजूरी कौन देगा? शासी निकाय। निजी विश्वविद्यालय द्वारा पालन की जाने वाली नीतियों को निर्धारित, यानी कि निजी विश्वविद्यालय द्वारा जितनी भी नीतियां पारित की जाती हैं उनको कौन तैयार करता है? शासी निकाय तैयार करता है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण कार्य थे, आपको बार बार इनको देख लेना है। ठीक है भाई, वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है लेकिन फिर भी आपको इसको टुकड़ों में देख लेना है और बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप सहायक कुल सचिव बनना चाहती हैं तो मेहनत करना पड़ेगी। ठीक है, मेहनत करना पड़ेगी। ठीक है, टूट जाओ बिखर जाओ। ठीक है, उसके बाद देखो फिर आप कैसे चमकती हैं। ध्यान रखना, टूट जाओ बिखर जाओ लेकिन आप अपनी मेहनत को मत छोड़ो। ठीक है, फिर देखो आपके सामने क्या पोजीशन और क्या स्टेटस हो। ठीक है, आगे चलते हैं। धारा 23 में क्या है? प्रबंधन बोर्ड। अभी हमने शासी निकाय पढ़ा, अब उसके बाद क्या है? प्रबंधन बोर्ड। ठीक है, ये प्राधिकारी हैं किसके? निजी विश्वविद्यालय। प्रबंधन बोर्ड में सबसे पहले शासी निकाय में कौन था? कुलाधिपति। अब इसमें कौन है? कुलपति। उसके बाद कौन है? प्रायोजक निकाय द्वारा नामित 2 प्रतिनिधि। शासी निकाय में कितने नामित कर रहा था? ये 3 व्यक्तियों को नामित कर रहा था, जिसमें से एक प्रमुख शिक्षाविद था। ठीक है, अब यहाँ पर कुलपति, प्रायोजक निकाय द्वारा नामित 2 प्रतिनिधि, राज्य सरकार द्वारा नामित 2 प्रतिनिधि। वहाँ पर राज्य सरकार 6 नाम प्रस्तुत कर रही, जिनमें से कुलाध्यक्ष 3 को क्या कर रहा था? सदस्य बना रहा था उनका। ठीक है, और आगे देख लेते हैं। निजी विश्वविद्यालय के 2 वरिष्ठतम प्रोफेसर रोटेशन द्वारा। ठीक है,
यानी कि कौन, कुलपति, प्रायोजक निकाय द्वारा 2 प्रतिनिधि, राज्य सरकार द्वारा 2 प्रतिनिधि, निजी विश्वविद्यालय के 2 वरिष्ठतम प्रोफेसर और निजी विश्वविद्यालय के 2 वरिष्ठतम शिक्षक, 2 प्रोफेसर और 2 शिक्षक, लेकिन रोटेशन द्वारा। कुलपति इसका कौन होता है, प्रबंध मंडल का अध्यक्ष होता है। कौन, पदेन अध्यक्ष। किसका, प्रबंधन बोर्ड का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो आपका आएगा कुलपति आंसर। ठीक है। प्रबंधन बोर्ड की शक्तियां और कार्य ऐसे होंगे जो परिनियमों द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं। प्रबंधन बोर्ड हर 2 महीने में कम से कम एक बार क्या करेगा, बैठक करेगा। ठीक है, उसकी भी बैठक देख लेते हैं थोड़ा। ठीक है, शासी निकाय की बहुत महत्वपूर्ण है, इसकी शायद मैंने चर्चा नहीं कर पाई, तो ये तो हमने देख लिए थे। हाँ, ये देखो, शासी निकाय एक कैलेंडर में कम से कम 3 वर्ष, यानी 1 वर्ष में शासी निकाय द्वारा कितनी बैठकें की जाएंगी, तो बैठकें की जाएंगी कितनी, कम से कम 3 बार। 1 वर्ष में कम से कम 3 बार बैठक करनी पड़ेगी। शासी निकाय की जो बैठक होगी उसके लिए गण पूर्ति कितनी होगी, जो टोटल सदस्य हैं उनमें से 5 सदस्य अवश्य होना चाहिए, तभी गण पूर्ति पूरी होगी। ठीक है, गण पूर्ति का मतलब जब मीटिंग चल रही है तब 5 व्यक्ति टोटल सदस्यों में से होना चाहिए। अब प्रबंधन बोर्ड है, प्रबंधन बोर्ड की हर 2 महीने में कम से कम क्या होनी चाहिए, एक बार बैठक होती है। ठीक है, प्रबंधन बोर्ड की हर 2 महीने में, शासी निकाय की हर 1 साल में कम से कम 3 बार बैठक, और इसकी हर 2 महीने में कम से कम 1 बार बैठक होगी। प्रबंधन बोर्ड की बैठक के लिए भी गण पूर्ति कितने से होनी चाहिए, 5 सदस्यों से। उसमें भी 5 सदस्यों से, इसमें भी कितने से, 5 सदस्यों से। ठीक है, अगली है आपकी कौन सी, अकादमिक परिषद। ठीक है, कौन सी, अकादमिक परिषद। अकादमिक परिषद यानी इसको विद्या परिषद भी कहते हैं, में कुलपति और ऐसे अन्य सदस्य होंगे जो पर नियम द्वारा व्यक्त किए जाएं। ठीक है, कुलपति विद्या परिषद का क्या होगा, अध्यक्ष होगा। वहाँ पर भी कुलपति प्रबंधन बोर्ड का पदेन अध्यक्ष है, और विद्या परिषद यानी कि अकादमिक परिषद का अध्यक्ष भी कौन है, कुलपति। आपका कौन है, कुलपति है। कौन है, कुलपति अध्यक्ष। ठीक, अकादमिक परिषद निजी विश्वविद्यालय का प्रमुख शैक्षणिक निकाय होगा। ये कैसा है, एक शैक्षणिक निकाय है, और इस अधिनियम, विधियों, अध्यादेश और विनियमों के प्रावधानों के अधीन निजी विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों का समन्वय और समन्वय पर्यवेक्षण करेगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। विद्या परिषद की बैठक के लिए गण पूर्ति ऐसी होगी जो पर नियमों द्वारा व्यक्त की जाएगी, यानी कि इसमें सदस्य कितने होंगे। ठीक है, कितनी गण पूर्ति होगी, इसका कोई स्पष्ट वर्णन नहीं है। ठीक है, अब है आगे क्या, अन्य प्राधिकरण, जो कि आपको याद नहीं रखना है, ये इसके बाद कोई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है ये। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, आराम से। बस थोड़ा सा धैर्य और रखिए, ये वीडियो समाप्त होने वाली है। अब आपको केवल धाराएं देखनी है, जैसे कि 31 आकस्मिक रिक्तियों को भरना। ठीक है, आपसे पूछा जाए आकस्मिक रिक्तियों को भरने के वर्णन किस धारा में किया गया है इस अधिनियम की, तो 31 धारा में। समितियों का वर्णन किस में किया गया है, तो धारा 32 में। अभी भी याद रखना है, आकस्मिक रिक्तियों को भरना मतलब धारा 31, समितियों का वर्णन मतलब धारा 32। ठीक है, आगे चलते हैं। निजी विश्वविद्यालय के रिकॉर्ड, क्या, निजी विश्वविद्यालय के रिकॉर्ड के प्रमाण का तरीका क्या होगा। ठीक है, तो धारा 30 में वर्णित किया गया है। 34 में विनियम, आपसे पूछा जाए किस धारा में विनियम है, तो धारा 34 में विनियम का वर्णन किया गया। निजी विश्वविद्यालय के रिकॉर्ड के प्रमाण का तरीका, तो धारा 33 में वर्णन किया गया है। ठीक है, किस धारा में वर्णन किया गया है, 33 में वर्णन किया गया है। 32 में क्या की गई हैं, समितियाँ वर्णित की गई हैं। ठीक है, 32 में समितियाँ वर्णित की गई हैं। 31 में आकस्मिक रिक्तियों को भरना, 32 में समितियाँ। ठीक है, और आप देख सकते हैं 33 में निजी विश्वविद्यालयों के रिकॉर्ड के प्रमाण का तरीका। ठीक है, 34 में विनियम, और 35 में जो है कौन है, विधियों, अध्यादेशों और विनियमों का प्रवर्तन। ठीक है, ठीक है, विधियों, अध्यादेशों और विनियम, यानी कि जो विधियाँ बनाई जाती हैं, अध्यादेश पारित किए जाते हैं, विनियम, उनका प्रवर्तन मतलब उनको लागू करना। ठीक है, क्या, लागू करना। उसके बाद है नियामक आयोग, इसको हम पढ़ लेते हैं, थोड़ा महत्वपूर्ण है नियामक आयोग। नियामक आयोग धारा 36 में, कितनी में, धारा 36 में नियामक आयोग का वर्णन किया गया है। ठीक है, सबसे पहली बात में राज्य सरकार द्वारा एक नियामक आयोग की स्थापना राज्य स्तर पर की जाएगी। ठीक है, आपसे पूछा जाए नियामक आयोग की स्थापना कौन करती है, तो आंसर लगा के आना है आपको, राज्य सरकार के द्वारा नियामक आयोग। ठीक है, नियामक तंत्र प्रदान करने और राज्य सरकार और केंद्रीय नियामक निकायों के बीच
एक इंटरफेस के रूप में काम करने के उद्देश्य से, शिक्षण के उचित मानकों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इसकी क्या की जाएगी, स्थापना की जाएगी। परीक्षा, अनुसंधान, विस्तार कार्यक्रम, छात्रों के हित की सुरक्षा, कर्मचारियों की उचित सेवा शर्तें, ये सब कौन निर्धारित करेगा, नियामक आयोग निर्धारित। नियामक मतलब नियम से स्पष्ट होता है। नियामक आयोग कुलाध्यक्ष के सामान्य नियंत्रण में कार्य करेगा, यानी कि जो नियामक आयोग होगा वो किसके नियंत्रण में कार्य करेगा, कुलाध्यक्ष यानी कि गवर्नर के नियंत्रण में। ठीक है। नियामक आयोग एक अध्यक्ष, 2 पूर्णकालिक सदस्य, जिनमें से एक सदस्य शैक्षणिक, दूसरा सदस्य प्रशासन के रूप में होगा। यानी कि इसमें एक अध्यक्ष होगा नियामक आयोग में, 2 आपके पूर्णकालिक सदस्य होंगे। इन पूर्णकालिक सदस्यों में से एक सदस्य शैक्षणिक होगा, दूसरा सदस्य प्रशासन के रूप में होगा, और 2 से अधिक सदस्य इसमें अंशकालिक सदस्य नहीं होंगे। यानी केवल 2 ही होंगे अंशकालिक, 2 पूर्णकालिक, 2 अंशकालिक। पूर्णकालिक में एक सदस्य शैक्षणिक, एक सदस्य प्रशासन का और एक अध्यक्ष, और 2 सदस्य क्या होंगे, अंशकालिक नहीं होंगे। नियामक आयोग में पूर्णकालिक या अंशकालिक सचिव भी होगा। ठीक है, सचिव भी होगा, अध्यक्ष भी होता है, 4 सदस्य होती हैं, एक अध्यक्ष होता है और एक सचिव होता है, जो कि कैसा हो सकता है, पूर्णकालिक या अंशकालिक हो सकता है। कैसा हो सकता है, पूर्णकालिक या अंशकालिक सचिव हो सकता है। 4th पॉइंट में। ठीक है। 5 पॉइंट क्या कहता है, अध्यक्ष की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा, यानी कि जो नियामक आयोग होता है उसका अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, राज्य सरकार द्वारा। किसके द्वारा, राज्य सरकार द्वारा अनुशंसित पैनल में से की जाएगी, जिसमें प्रख्यात शिक्षाविद होंगे, उन्हें शिक्षा संस्थाओं के कामकाज की पूरी जानकारी होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नियामक आयोग का अध्यक्ष सदस्य उस तारीख से 5 साल की अवधि के लिए धारण करेगा पद। कितनी, नियामक आयोग का अध्यक्ष कितनी अवधि के लिए, 5 साल की अवधि के लिए पद धारण करेगा। वहीं पर अगर आपसे कुलपति पूछा जाए तो कुलपति कितने समय के लिए, 4 साल के लिए पद धारण करता है। नियामक आयोग का अध्यक्ष 5 साल की अवधि और शादी करेगा तब तक वह अपना पद ग्रहण करता है, या जब तक कि वह 75 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है। तो दोनों कंडीशन लागू होंगी, या तो वो 75 वर्ष की आयु प्राप्त कर ले या फिर 5 साल की अवधि पूरी कर ले, तब तक इसका जो आपका नियामक आयोग का अध्यक्ष होगा उसका कार्यकाल होगा। ठीक है, जो भी पहले हो 75 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा के अधीन पूर्वोक्त वर्षों की दूसरी अवधि के लिए विचार किए जाने के पात्र होंगे। यदि मान लीजिए 5 साल की अवधि भी पूरी कर ली नियामक आयोग के अध्यक्ष ने और उसकी आयु है ना वो 75 वर्ष नहीं हुई है, तो इस पर क्या किया जाएगा, विचार किया जाएगा कि उसके द्वारा नियुक्त किया जाए या नहीं नियुक्त किया जाए। ठीक है, तो दूसरी अवधि के लिए नियुक्त तो हो सकते हैं, लेकिन अगर उसके लिए एलिजिबल है तो बशर्ते कि 5 वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति के बावजूद वह तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका अधिकारी नियुक्त नहीं हो जाता है और वह अपना पद ग्रहण कर नहीं लेता है, लेकिन ऐसी अवधि 6 महीने से अधिक की नहीं होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। नियामक आयोग के कर्तव्य। ठीक है, क्या नियामक आयोग का सामान्य कर्तव्य होगा, आयोग निजी विश्वविद्यालय में शिक्षण, परीक्षा, अनुसंधान के मानकों के निर्धारण, रखरखाव के लिए आवश्यक सभी ऐसे कदम उठाना। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे धारा 37 है वार्षिक रिपोर्ट, तो निजी विश्वविद्यालयों की जो वार्षिक रिपोर्ट है ना वो कौन तैयार करेगा, प्रबंधन बोर्ड के द्वारा तैयार की जाएगी। आपसे पूछा जाए जो निजी विश्वविद्यालय होते हैं उनकी वार्षिक रिपोर्ट कौन तैयार करता है, तो वार्षिक रिपोर्ट तैयार करता है प्रबंधन बोर्ड। जो वार्षिक रिपोर्ट होती है निजी विश्वविद्यालयों की उसको कौन तैयार करता है, रिपोर्ट को प्रबंधन बोर्ड इस रिपोर्ट को तैयार कर सकता है। ठीक है, कौन करेगा, रिपोर्ट को तैयार करेगा। ठीक है, नियामक आयोग के बारे में एक पॉइंट और है, राज्य सरकार नियामक आयोग को नीति संबंधी मामलों पर निर्देश जारी कर सकती है। कोई भी नीति है और राज्य सरकार नियामक आयोग को ऐसी नीति मामलों पर निर्देश जारी कर सकती है, और राज्य सरकार की ये जो निर्देश होगा वो कैसा होगा, बाध्यकारी होगा। वार्षिक रिपोर्ट निजी विश्वविद्यालय कौन तैयार करेगा, प्रबंधन बोर्ड तैयार करेगा, जिसमें अन्य मामलों के अलावा निजी विश्वविद्यालय द्वारा उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उठाए गए कदम शामिल होंगे और शासी निकाय द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। आपसे पूछा जाए जो वार्षिक रिपोर्ट होती है उस वार्षिक रिपोर्ट को तैयार किसके द्वारा किया जाएगा, तो प्रबंधन बोर्ड के द्वारा, लेकिन इसको अनुमोदित कौन करेगा, निजी विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट को, तो आंसर आएगा शासी निकाय। देखो मैं अभी भी बता रहा हूँ, अनुमोदित कौन करेगा, शासी निकाय, और जो तैयार करेगा वो कौन करेगा, प्रबंधन बोर्ड इस रिपोर्ट को तैयार करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं।
आगे वार्षिक लेखा और लेखा परीक्षा है, ठीक है। तो निजी विश्वविद्यालय के तुलन पत्र सहित वार्षिक लेखा प्रबंधन बोर्ड के निर्देशों के तहत तैयार किया जाएगा। तो जो आपका देखो वार्षिक जो रिपोर्ट है उसको भी तैयार प्रबंधन बोर्ड करेगा, लेकिन अनुमोदित शासी निकाय करेगा। इस वार्षिक लेखा और लेखा परीक्षा रिपोर्ट जो धारा 38 में वर्णित है, इसको भी तैयार कौन करेगा? प्रबंधन बोर्ड तैयार करेगा। कौन करेगा? प्रबंधन बोर्ड तैयार करेगा, ठीक है, किया जाएगा। इस उद्देश्य में निजी विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षकों द्वारा सालाना कम से कम एक बार वार्षिक खातों की लेखा परीक्षा की जाएगी, ठीक है। आगे देख लेते हैं, कुछ नहीं है। जो आपका आवधिक निरीक्षण है धारा 39 में है, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, मैं आपको समय भी दे रहा हूँ इसमें, ठीक है। जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग निजी विश्वविद्यालयों का समय समय निरीक्षण करवा सकता है, यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को क्या है, शक्ति प्रदान की गई। जो निजी विश्वविद्यालय हैं वो स्थापित किए गए हैं, उनको निरीक्षण समय समय पर करवा सकता है। तो आपको अगर पूछा जाए जो निजी विश्वविद्यालय हैं उनका समय समय पर निरीक्षण कौन करवा सकता है, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कब बना था? 1956 में तैयार किया गया था, ठीक है। 1956 में तैयार किया गया था। आगे देख लेते हैं, जो आपका विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है में प्रदान किया गया विश्वविद्यालय नियम 1979 समय समय पर यथा संशोधित भी किए जाते हैं ये, ठीक है। आगे इसमें आगे कुछ है नहीं, ठीक है। देख लेते हैं, धारा 40 आ गई है आपकी। धारा 40 में क्या है? प्रायोजक निकाय के विघटन पर निजी विश्वविद्यालयों का प्रबंधन, यानी कि जब प्रायोजिक निकाय जो होंगे उनका विघटन हो जाएगा उसके बाद निजी विश्वविद्यालयों का प्रबंधन कौन करेगा, ठीक है। इसको आप पढ़ लीजिएगा, वैसे मेरी दृष्टि में ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। आगे इसमें देख लेते हैं कुछ भी बचा है कि नहीं, तो देख लेते हैं। कतिपय परिस्थितियों में राज्य सरकार की विशेष शक्तियाँ, ठीक है। तो कतिपय परिस्थितियों में राज्य सरकार की विशेष शक्तियाँ क्या हैं, इनको थोड़ा देख लेते हैं, महत्वपूर्ण है। नियामक आयोग की रिपोर्ट पर या अन्यथा यदि राज्य सरकार को यह प्रतीत होता है, मान लीजिए राज्य सरकार को क्या प्रतीत होता है कि निजी विश्वविद्यालयों में वित्तीय कुप्रबंधन की स्थिति उत्पन्न हो गई है, मतलब पैसे को क्या है अनाप शनाप उड़ाया जा रहा है निजी विश्वविद्यालय में, ऐसा किसको लगता है? राज्य सरकार को लगता है, या फिर ऐसी रिपोर्ट राज्य सरकार को दी जाती है किसके द्वारा? नियामक आयोग के द्वारा। तो क्या होगा? तो सुन लीजिए, तो वह निजी विश्वविद्यालयों को 45 दिनों के भीतर कारण बताने के लिए नोटिस जारी कर सकता है। यानी कि कौन नोटिस करेगा कारण बताने के लिए? राज्य सरकार इस नोटिस को जारी करेगी, और कितने दिनों के भीतर? 45 दिनों के भीतर ही आपको ये कार्ड बताना है, ठीक है। किसको? राज्य सरकार को। कौन बताएगा? निजी विश्वविद्यालय, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे कुछ भी नहीं है, देखो मेरे हिसाब से ये समाप्त हो गया है, ठीक है। हाँ, धारा 42 भी देख लेनी है, नियम बनाने की शक्ति, बहुत महत्वपूर्ण है ये धारा 42, नियम बनाने की शक्ति। तो आपसे पूछा जाए जो एमपी निजी विश्वविद्यालय है उसमें निजी जो नियम है उनको बनाने की शक्ति किसको सौंपी गई है? तो राज्य सरकार, ठीक है। किसको? नियम बनाने की शक्ति किसको दी गई है? राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है, ठीक है। आगे चलते हैं, कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति, नियम बनाने की शक्ति किसकी थी? राज्य सरकार की। वहीं पर कठिनाइयों को भी दूर करने की शक्ति भी किसकी है? राज्य सरकार की है। कठिनाइयों को दूर कौन करेगा? राज्य सरकार कठिनाइयों को दूर करेगी। राज्य सरकार कठिनाइयों को दूर करेगी। नियम बनाएगी, वो भी कौन बनाएगी? राज्य सरकार। बस के इस अधिनियम के प्रारंभ 2 वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात ऐसी कोई आदेश नहीं दिया जाएगा। प्रारंभ से 2 वर्ष के बाद फिर कोई ऐसी अवधि की सीमा समाप्ति पर कोई ऐसा आदेश नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो देखो भाई, ये अपना क्या है, बहुत अच्छे तरीके से ये आपका जो सेकंड पार्ट है इकाई 9 का सहायक कुल सचिव का, वो अच्छे से समाप्त हो गया है। अब आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एक बार आप क्या करेंगे, बार बार देख लेंगे, और साथ ही आप जो भी जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उनको आप क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। और इसी प्रकार की लगातार पेपर तक वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है भाई। आप भी जानते हैं चैनल सब्सक्राइब करने से कुछ भी आपको कोई घाटा नहीं होता है, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और लोगों को भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि इस समय इसका जो पार्ट बी का सिलेबस है वो कहीं पर भी अवेलेबल नहीं
हो पा रहा है, और ये मैं आपकी इस वीडियो के माध्यम से मदद करना चाहता हूँ। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।